प्रणव जी इसका जवाब दीजिए। गुजरात से वो कतराते रहे, 2 बार गए अगर मैं सही हूं तो, और हिमाचल नहीं गए, क्यों? दो अलग अलग मुद्दे आपने उठा दिए। एक तो मैं पहले इस अंश को मैं समअप करता हूं कि देखिए ये कांग्रेस के लिए कोई जो है प्रेस्टीज इशू नहीं है। इसकी अगर आपके आंकड़े में वो दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो है दूसरे नेताओं के मुकाबले में कम है, तो हमारे लिए कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, क्योंकि ये असलियत में जो है वो जमीन पर तय होगा, या जो सड़क पे दिख रहा है वो बड़ा एक मानक है, वो बड़ा एक मापदंड है। यहाँ इन्होंने देशमुख जी ने किया है और वो जानते हैं कि ये आंकड़े कैसे आए। रही बात उस बात को आपने आगे बढ़ा ये कहकर कि राहुल गांधी जी गुजरात नहीं जाते, हिमाचल भी नहीं जाते। कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सितंबर माह में शुरू हुआ था और हम कोई भी तरीका निकालते, पद यात्रा करके हम चुनाव के समय तक गुजरात नहीं पहुंच सकते थे। कोई भी तरीका होता हम गुजरात नहीं पहुंच सकते थे पद यात्रा कर। अमूमन ये उपाय निकाला गया कि वो जाकर के रैली करेंगे जहां तक संभव हो पाएगा, जिन इलाकों में आवश्यक होगा जाके बहुत जाना, और वो जहां संभव हो पाए वो जा पाए। गए हिमाचल प्रदेश तो वो जा भी नहीं पाए। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बेहतरीन लड़ा और हम जीते। गुजरात हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको ये बात कहनी होगी कि हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा क्योंकि हमारी संख्या कम हुई, विधानसभा सीटों की संख्या कम हुई, लेकिन 27% मत हमें फिर भी मिला। केजरीवाल जी ने पंजाब का पैसा लगाया, दिल्ली का पैसा लगाया, तमाम रिचोड़ी एक किया, और ये नया पहल नहीं था उनका। इसके पहले इन्होंने गोवा में किया था, उत्तराखंड में किया, हिमाचल में भी करने की कोशिश की थी इस बारी, लेकिन उसके बावजूद उनको 4 सीटें आई। वो कहते हैं आपके पास अब कहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बस पैसा बचा है लगाने तो कल वो बोल ही रहे थे राहुल गांधी की वो पंजाब का पैसा जो है वो राजस्थान में लगेगा, कर्नाटक में लगेगा। भाई हम क्यों कहते हैं कि वो बी टीम है? MIM और आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, इसी वजह से। छोटा सा कमेंट इस पर सुधांशु जी जल्दी से। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, उनकी इस बात से हम असहमत हैं। अगर राहुल गांधी की इटनरी देख लें तो वो जिस समय महाराष्ट्र में थे और वीर सावरकर के खिलाफ जो भी अपनी नफरत उगल रहे थे, मेधा पाटकर को लिए थे, उस समय चुनाव हो रहा था, एकदम आप गुजरात के बॉर्डर के ऊपर थे, बॉर्डरिंग स्टेट में थे, आना नहीं चाहा, आ नहीं सकते थे। यह बात डेट से आके कोई चेक कर ले, हम लोग गुजरात में आधार पर प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, और बल्कि ये तक कहा जा रहा था राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि गुजरात में चुनाव है और ये क्या बोल रहे हैं गुजरात के बॉर्डर पे आके कि एयरबस की फैक्ट्री गुजरात को चली गई वगैरह वगैरह। और मुझे ऐसा लगता है इस सर्वेक्षण में जो दिखाया गया है उसे यह मानना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं का कद क्या है जनता की नजर में, यह उसका इंडिकेटर हो सकता है। उदाहरण के लिए 90 के दशक में हमारे वरिष्ठ लोग भी सहमत होंगे इससे, जयललिता को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलने वाला था कोई, मगर जब बात होती थी तो जयललिता को एक नेता के रूप में लोग मानते थे। अब मैं यूपी की बात बता रहा हूं, 92 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जब पहली बार उन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया था, भाजपा समर्थक वोटरों में अच्छा खासा, अगर उस जमाने में सर्वेक्षण होता तो जयललिता को नॉर्थ इंडिया में भी कुछ मिल जाता, वोट कोई नहीं मिलता, अलग बात है। तो मैं यहां यशवंत जी की उस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, यह विपक्ष के नेताओं का कद बता रहा है। इसलिए हो सकता है नवीन पटनायक जी का भी कद नजर आता है, केजरीवाल ज्यादा बढ़े हुए नजर आते हैं, ममता बनर्जी का एक प्रश्न है यशवंत जी कि देखिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की बात में तो नवीन पटनायक का नाम मैं मान सकता हूं, लेकिन विपक्ष के नेता वो कैसे हो गए? वो विपक्ष में तो कोई भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं। विपक्ष में नीतीश कुमार होते अगर मान लीजिए तो भी समझ में, अखिलेश यादव होते तो समझ में आता, स्टालिन होते, उद्धव ठाकरे होते, नवीन पटनायक तो विपक्ष में कहीं है ही नहीं, उनको कैसे कोई विपक्ष नेता मान सकता है? गैर मतलब सारी लड़ाई अब इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार जल्दी से मॉडल है, अच्छा मॉडल है जिसको मतलब लोग पसंद करते हैं।